हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में देखा कि कैसे जो प्रिंटिंग है उसका इन्वेंशन और डेवलपमेंट कैसे चाइना में होता है। ठीक है, इस पार्ट में हम देखेंगे कि प्रिंट जो है वो यूरोप में कैसे आता है, यानी कि प्रिंट जो है, मुद्रण जो है वो यूरोप तक कैसे पहुंचता है। तो शुरू करते हैं। सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना फ्लोड इनटू यूरोप थ्रू द सिल्क रूट फॉर सेंचुरीज। तो जो रेशम का कपड़ा था और जो मसाले होते थे ये चाइना से यूरोप तक पहुंचते थे, किसके थ्रू? सिल्क रूट, यानी कि रेशम के मार्ग तक, रेशम के मार्ग से कई सदियों तक ऐसा होता रहा। चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप विया द सेम रूट इन द 11th सेंचुरी। और जो चाइना में बनने वाला पेपर, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि पेपर भी सबसे पहले चाइना में ही इन्वेंट हुआ था। ठीक है, ये भी इसी सिल्क रूट के थ्रू जो है यूरोप पहुंचता है। कब? 11th सेंचुरी में, 11वीं शताब्दी में। पेपर मेड द प्रोडक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स पॉसिबल। अब पेपर की वजह से जो पांडुलिपि यानी कि हाथों से लिखे जाने वाली किताब जो है उनका जो निर्माण है वो पॉसिबल हो पाया, संभव हो पाया। केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स। और ये जो पांडुलिपि या मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी ये स्क्राइब्स के थ्रू जो है वो लिखी जाती थी। स्क्राइब्स मतलब स्किलफुल हैंड राइटर्स, ठीक है, जिनको लिखाई में महारत हासिल हो या फिर जिनकी लिखाई राइटिंग बहुत अच्छी होती है। ठीक। Then Marco Polo, a great explorer, returned in 1295 to Italy after many years of exploration in China. इसके बाद जो मार्को पोलो था, एक यूरोपियन ट्रैवलर और एक्सप्लोरर था, ये काफ़ी सालों तक चाइना में रहने के बाद 1295 में इटली वापस पहुंच जाता है। एज वी रेड अबाउ, चाइना हैड ऑलरेडी हैड द टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले कि चाइना जो है अब तक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी को विकसित कर चुका था। मार्को पोलो ब्रोट बैक दिस नॉलेज विद हिम। अब मार्को पोलो जब वापस इटली गया तो अपने साथ इस ज्ञान को, यानी कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के ज्ञान को वापस ले गया अपने साथ। नाउ इटालियंस बिगेन टू प्रोड्यूस बुक्स विद वुड ब्लॉक्स। अब क्या किया मार्को पोलो ने, जाकर वहाँ पे ये नॉलेज है उसको बता दिया। और इस नॉलेज को गेन करने के बाद जो इटालियंस थे उन्होंने जो है किताबें जो छापना शुरू कर दी वो इस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक से छापना शुरू कर दी। एंड सून द टेक्नोलॉजी वाज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। और जल्दी ही ये तकनीक जो है यूरोप के विभिन्न हिस्सों में फैल गई। लग्जरी एडिशंस वर स्टिल हैंड रिटन ऑन द वेरी एक्सपेंसिव वेलन। पर जो अमीर लोगों के लिए जो संस्करण होते थे या एडिशंस होते थे किताबों के, ये अभी भी कागज पर ना लिख करके वैलम पे लिखे जाते थे। वैलम यानी कि एनिमल स्किन को सुखा करके, ड्राई करके और फिर उस पर लिखा जाता था। पर ये जो है वैलम बहुत एक्सपेंसिव यानी कि महंगा होता था, ठीक है, कीमती होता था। विच वर मेंट फॉर अरिस्टोक्रेटिक सर्कल्स एंड रिच मोनेस्टिक लाइब्रेरीज। अब जो ये लग्जरी एडिशंस होते थे ये जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, जमींदार होते थे, अरिस्टोक्रेट यानी कि कुलीन लोग होते थे, बड़े बड़े ऑफिसर्स होते थे, इनके लिए लिखे जाते थे। और रिच मोनेस्टिक लाइब्रेरीज यानी कि जो बहुत ही अमीर मठ होते थे, मठों के पुस्तकालयों के लिए लिखे जाते थे। क्यों? क्योंकि इन मोनेस्टिक लाइब्रेरीज और अरिस्टोक्रेट लोगों का मानना था विच स्कोफ्ड एट प्रिंटेड बुक्स एट चीप वल्गैरिटीज़। इनका मानना था कि ये प्रिंटेड बुक्स हैं, ठीक है, ये बहुत ही खराब हैं, बेकार हैं, बकवास हैं, ठीक है, इनका मानना ये था। स्टूडेंट्स एंड मर्चेंट्स इन द यूनिवर्सिटी टाउन्स परचेज द चीपर प्रिंटेड कॉपीज़। पर जो विद्यार्थी और जो साहूकार होते थे विश्वविद्यालयों में और शहरों में, ये जो है इन चीपर यानी कि सस्ती मुद्रित जो कॉपीज़ थी इनको खरीदते थे, किताबों को खरीदते थे, ठीक है। When the demand for books increased, booksellers all over Europe began exporting books to many different countries. जैसे जैसे मांग बढ़ती गई यूरोप के अंदर, तो यूरोप के अंदर जो पुस्तक विक्रेता थे, ठीक है, वो जो है अलग अलग देशों में जो है पुस्तक जो है वो एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात करने लगे, बेचने लगे, पहुंचाने लगे। बुक्स फेयर्स वर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। अब जो पुस्तक का जो मेला होता था, जिसमें पुस्तकें बिकती थी, वो अलग अलग जगह जो है वो ऑर्गेनाइज यानी कि आयोजित किए जाने लगे, पुस्तक मेले आयोजित किए जाने लगे, ठीक है, पुस्तकों को बेचने के लिए। प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स was also organized in new ways to meet the increased demand. अब जो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थी उनके भी अलग अलग तरीके जो है यूज़ किए जाने लगे, डेवलप किए जाने लगे, ताकि जो डिमांड बढ़ गई थी किताबों को लेकर के उसको फुलफिल किया जा सके, ठीक है। स्क्राइब्स और स्किल्ड हैंड राइटर्स वर नो लॉन्गर मियरली एम्प्लॉयड बाय वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल पैटर्न्स। अब जो स्क्राइब्स मतलब कि जो हैंडफुल
स्किलफुल हैंड राइटर्स थे, ये पहले क्या होता था, बहुत ही वेल्दी यानी कि बहुत ही जो अमीर लोग होते थे वो ही इनको अफोर्ड कर पाते थे, वो ही इनको नौकरी देते थे, जॉब देते थे। पर क्योंकि जो बुक की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अब जो है बुक सेलर्स जो थे यानी कि जो पुस्तक विक्रेता थे वो भी जो है इनको नौकरी देने लगे, ठीक है। और मान लीजिए आप कि एक पुस्तक विक्रेता के पास लगभग 50 स्क्राइब्स, मोर देन 50 स्क्राइब्स ऑफन वर्क फॉर वन बुक सेलर। एक पुस्तक विक्रेता के पास लगभग 50 के आसपास जो स्क्राइब्स जो है काम करते थे। पर पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल लोग ही इनको अफोर्ड करते थे। पर अब डिमांड बढ़ने की वजह से बुक सेलर भी इनको नौकरी पर रखने लगे। बट हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स। पर बुक्स की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हाथों से कितनी किताबें लिखेगा कोई, उसकी भी एक लिमिट है। कॉपिंग व एन एक्सपेंसिव, लेबरस एंड टाइम कंज्यूमिंग अफेयर। अब जो हाथों से लिखना जो है इतनी मतलब लेबर का काम होता था, इतनी मेहनत का काम होता था। जैसे आपको कोई किताब लिखने के लिए दे दी जाए हाथों से तो सोचो कितना मेहनत का काम होगा और कितना टाइम कंज्यूमिंग अफेयर यानी कि कितना समय लगेगा उसके अंदर। और ऊपर से वो फिर महंगी तो होगी, कीमती तो होगी ही होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ हाथ से बनेगी वो ऑब्वियस सी बात है वो कीमती मिलेगी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर फ्रेजाइल, awkward टू हैंडल एंड कुड नॉट बी रेड और कैरिड अराउंड ईजिली। एक प्रॉब्लम और थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स के साथ, वो एक्सपेंसिव थी, लेबरस थी, टाइम कंज्यूमिंग करती थी बहुत ज़्यादा, पर इसके अलावा फ्रेजाइल थी यानी कि बहुत ही नाजुक थी। अगर आप उसको थोड़ा सा भी इधर उधर मिस हैंडल करोगे वो टूट जाएगी, फट जाएगी, ठीक है। ऑकवर्ड टू हैंडल यानी कि आसानी से उसको पकड़ा नहीं जा सकता, कैरी नहीं किया जा सकता, बड़ा अजीब सा लगता था, ठीक है। कुड नॉट बी रेड और कैरिड अराउंड ईजिली, उसको आसानी से पढ़ा भी नहीं जा सकता था और कहीं दूर ले जाना है तो वो फिर से प्रॉब्लम। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम थी, ठीक है, जो हाथों से लिखी जाती थी। थस देयर सर्कुलेशन रिमेन रिस्ट्रिक्टेड, इसलिए इनका जो सर्कुलेशन यानी कि प्रसार था वो बहुत ही सीमित रहा। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर एंड मोर पॉपुलर विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक्स। पर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से जो किताबें बनती थी उसके साथ ये सारी प्रॉब्लम नहीं थी और धीरे धीरे इनकी जो है डिमांड वो है वो बढ़ती गई, ठीक है। वुड ब्लॉक्स वर बीइंग वाइडली यूज्ड बाय द अर्ली 15th century इन यूरोप टू प्रिंट टेक्सटाइल्स, प्लेइंग कार्ड्स एंड रिलीजियस पिक्चर्स विद सिंपल एंड ब्रीफ टेक्स्ट। अब जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग था उसका इस्तेमाल होने लगा बहुत बड़े पैमाने पे, ठीक है। कब? अर्ली 15th century में। कहाँ पे? यूरोप में। किस चीज़ के लिए? टेक्सटाइल्स यानी कपड़ों पे प्रिंट करने के लिए, प्लेइंग कार्ड्स जो होते थे उन पे प्रिंट करने के लिए, इसके अलावा रिलीजियस पिक्चर्स, धार्मिक जो तस्वीरें होती हैं उनको प्रिंट करने के लिए, ठीक है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो कह सकते हो कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स, हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स की जगह जो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लेता जा रहा था। देयर वॉज ऑब्वियसली ए ग्रेट नीड फॉर इवन चीपर एंड क्विकर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट। अब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, इसलिए और जो है एक अच्छी तकनीक का इंतजार था जो कि बहुत जल्दी जो है किताबों को प्रिंट कर सके, छपाई कर सके। दिस कुड बी पॉसिबल विद द इन्वेंशन ऑफ ए न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी, और इसके लिए एक नई प्रिंट टेक्नोलॉजी, नई मुद्रण तकनीक की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा बढ़ गए थे पढ़ने वाले और बुक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी इस डिमांड को। मैन्यूस्क्रिप्ट हैंड रिटन तो बिल्कुल नहीं कर पा रही थी, वुड ब्लॉक भी कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ गई थी। द ब्रेक थ्रू टुक प्लेस एट स्ट्रासबर्ग, जर्मनी। अब ये जो नई तकनीक का जो आविष्कार हुआ ये कहाँ हुआ? स्ट्रासबर्ग, जर्मनी में। वेयर जोहन गुटेनबर्ग डेवलप्ड द फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस इन द 1430s, जहाँ पे जोहन गुटेनबर्ग ने पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया 1430s में। इस डिकेड में इसने इसका इन्वेंशन किया। गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग वाज द सन ऑफ ए मर्चेंट। गुटेनबर्ग जो है एक साहूकार का बेटा था। एंड ग्रीव अप ऑन ए लार्ज एग्रीकल्चरल एस्टेट, और इसका जो पालन पोषण जो हुआ था ये हुआ था एक बहुत बड़े एग्रीकल्चर कृषि फार्म में, ठीक है, एग्रीकल्चरल फार्म में। ही हैड सीन वाइन एंड ओलिव प्रेसेस फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। अब गुटेनबर्ग ने अपने बचपन से, क्योंकि एग्रीकल्चर फार्म पे उसका पालन पोषण हुआ था, तो वहाँ पर उसने जो है वाइन यानी कि जो शराब बनाने वाली, ठीक है, और ऑयल यानी कि जैतून के तेल की जो प्रेसेस हैं, जो मशीन्स हैं जिनसे तेल निकाला जाता था, वो देखी थी उसने फार्म पे। एज ए रिजल्ट ही लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स। अब जो वाइन और ओलिव प्रेस होती थी इनमें बड़े बड़े स्टोन्स को पॉलिश करके और फिर जो है तेल निकाला जाता था। इसकी वजह से ही जो गुटेनबर्ग था उसको भी ये आर्ट यानी कि कला, किसकी? स्टोन्स को पॉलिश करने की ये आ गई थी।
became a master goldsmith and also acquired the expertise in creating lead molds used for making trinkets। अब जो गटनबर्ग था उसको थोड़ा बहुत सुनार का काम भी जो है उसने अच्छा सीख लिया था, ठीक है, और उसके अलावा उसने निपुणता स्किल सीख ली किसमें, लीड माउल्ड्स को बनाने में। लीड मतलब शीशा, और माउल्ड मानी सांचा, तो शीशे का सांचा बनाने की भी कला उसने जो है वो सीख ली थी। अब ये शीशे का जो सांचा होता था किस लिए यूज़ होता था, ये यूज़ होता था मेकिंग ट्रिंकेट्स, ठीक है, ट्रिंकेट्स बनाने के लिए। ट्रिंकेट्स होते हैं जो चीप ऑर्नामेंट्स, सस्ते जो आभूषण होते हैं, जो नकली आभूषण होते हैं ना, उनको बनाने के लिए लीड माउल्ड्स का यूज़ होता था। तो जो गुटनबर्ग था उसने कितनी सारी नॉलेज हो गई थी उसको गोल्डस्मिथ का भी काम आता था, उसको प्रेस, जो ओलिव प्रेस और वाइन प्रेस, इनको भी देख करके स्टोन्स को पॉलिश करना आ गया था, उसको लीड माउल्ड्स बनाने भी आ गए थे, ठीक है, कितनी सारी नॉलेज हो गई थी। On the basis of this knowledge, Gutenberg adapted existing technology to design his innovation। अब इतनी सारी नॉलेज हो गई थी उसको, तो उसने इस नॉलेज का जो यूज़ किया एक टेक्नोलॉजी, यानी कि एक ऐसी तकनीक बनाने के लिए, प्रिंट टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, ठीक है। द ओलिव प्रेस सर्व एज द मॉडल फॉर द प्रिंटिंग प्रेस। और जो ओलिव प्रेस थी, यानी कि जैतून का तेल निकालने वाली जो प्रेस थी, उसको उसने एक मॉडल, यानी कि इससे प्रेरणा ली और इसी पर जो अपनी प्रिंटिंग प्रेस है इसका नमूना बनाया, इसी ओलिव प्रेस को देखते हुए। एंड माउल्ड्स वर यूज्ड फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स फॉर द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। और जो ये लीड माउल्ड्स थे, यानी कि जो सांचे थे, इनका यूज़ इसने अल्फ़ाबेट, यानी कि जो अक्षर हैं उनको बनाने में, मेटल के अक्षर बनाने में इन माउल्ड्स का यूज़ किया, ठीक है। गटनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम बाय 1448। और गटनबर्ग ने ये जो प्रिंटिंग प्रेस थी इसको बिल्कुल परफेक्ट बना डाला 1448 तक, ठीक है। तो पूछा जा सकता है आपसे कब परफेक्ट किया ये सिस्टम, तो 1448 तक, ठीक है। शुरुआत कब हुई थी, 1430s में हुई थी। द बाइबल वाज द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड। अब सबसे पहली जो किताब इसने छापी इस मशीन से वो थी बाइबल। About 180 copies were printed and it took 3 years to produce them। लगभग 180 कॉपी इन्होंने जो है इस तकनीक से, इस प्रिंटिंग प्रेस से जो है वो छापी, और लगभग ये 180 कॉपी 3 साल में बन करके तैयार हुई। बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द टाइम दिस वाज फास्ट प्रोडक्शन। अगर पर उस समय का अगर स्टैंडर्ड, उस समय के हालात देखा जाएँ तो ये 180 किताबें भी बहुत जल्दी जो है उन्होंने छाप दी थी, ठीक है, फास्ट था ये भी प्रिंटिंग। The new technology did not completely displace the existing art of producing book by hand। पर ये नई टेक्नोलॉजी आ गई थी, ठीक है, गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी आ गई तो हाथ से किताबें जो लिखी जा रही थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, ठीक है, या इस नई टेक्नोलॉजी ने बिल्कुल जो है हटा दिया, जो हाथ से लिखी जाने वाली किताबें थी उनको बिल्कुल कंप्लीटली डिस्प्लेस या रिप्लेस कर दिया, ऐसा नहीं था। अभी भी हैंड रिटन जो बुक्स थी वो अभी एग्जिस्टेंस में थी। Actually, printed books at first closely resembled the written manuscripts in layout and appearance। जो प्रिंटेड बुक्स थी, यानी कि जो ये जो प्रेस थी, इससे जो छपने वाली जो किताबें थी, शुरुआत में बिल्कुल हूबहू हाथ से लिखे जाने वाली किताबें की जैसी लगती थी, अपीयरेंस में और लेआउट में बिल्कुल उसकी नकल थी हाथ से लिखे जाने वाली किताबों की, ये जो प्रिंटेड बुक्स थी ये शुरुआत में। द मेटल लेटर्स रिसेंबल्ड द ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल्स। और जो मेटल लेटर्स जो बनाता था गुटनबर्ग, जो कि माउल्ड में, यानी कि सांचे में जो बनाए जाते थे, वो बिल्कुल ऐसे बनाए जाते थे जैसे हाथों से लिखे जाने वाले अक्षर होते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही नकल होती थी मेटल लेटर्स की। बॉर्डर्स वर इल्यूमिनेटेड बाय हैंड विथ फॉइलेज एंड अदर पैटर्न्स। अब जो किताबों के जो बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है, जो सीमाएं होती हैं, जो बॉर्डर्स होते हैं, उनको बड़े ही अच्छे तरीके से सजाया जाता था, ठीक है, किससे, फॉइलेज, यानी कि जो वनस्पति है, घास फूस पत्तियां, इनकी मदद से जो है इन बॉर्डर्स को सजाया जाता था, और एंड अदर पैटर्न्स, और चीज़ों की मदद से। एंड इलस्ट्रेशंस वर पेंटेड। इसके अलावा इन पर जो किताबों पर जो है वो तस्वीरें भी जो है पेंट की जाती थी, ठीक है, चित्रकारी की जाती थी किताब के कवर पे। स्पेस फॉर डेकोरेशन वाज केप्ट ब्लैंक ऑन द प्रिंटेड पेज इन द बुक प्रिंटेड फॉर द रिच। अब हर पन्ने पे थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती थी, ठीक है, जिसपे जो अमीर लोग थे वो अपने हिसाब से कुछ भी मतलब डेकोरेशन यानी कि सजावट करवा सकते थे, ठीक है। यानी कि किताब पे मान लो 50 पेज है एक किताब में, तो 50 पेजों पे ब्लैंक
जगह यानी कि कुछ खाली जगह छोड़ दी जाती थी जिस पे जो लोग खरीदते थे बाद में उस पर किसी भी टाइप की सजावट करवा सकते थे, ठीक है, खासकर अमीर लोग। ईच परचेजर कुड चूज द डिज़ाइन एंड डिसाइड ऑन द पेंटिंग स्कूल विच वुड डू द इलस्ट्रेशंस। और हर परचेजर यानी कि हर खरीदने वाला जो है डिज़ाइन को चूज़ कर सकता था और ये कौन सा डिज़ाइन लेना है उसको, और ये भी डिसाइड कर सकता था कि वो किस पेंटिंग स्कूल से जो है इमेजेस यानी कि तस्वीरें बनवाना चाहता था। यानी कि किताब खरीदने के बाद वो डिसाइड कर सकता था उसको क्या सजावट करवानी है और किस स्कूल से करवानी है और कैसी इमेजेस बनवानी है, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेसेस वर एस्टेब्लिश्ड इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप इन 100 ईयर्स बिटवीन 1450 एंड 1550। जो प्रिंटिंग प्रेसेस थी ये लगभग 1450 और 1550 के बीच में लगभग पूरे यूरोप में स्थापित हो गई थी, या ये कह सकते हो पूरे यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस जो है वो फैल चुकी थी, ठीक है, 1450 से लेके 1550 तक, यानी कि 100 ईयर्स। आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि बताइए कितने सालों में जो है पूरे यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस जो है वो फैल गई थी, तो आपका आंसर होगा 1450 से 1550 तक। प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रैवल टू अदर कंट्रीज सीकिंग वर्क एंड हेल्पिंग इन स्टार्टिंग न्यू प्रेसेस। और जो छपाई यानी कि जो छपाई की कला में निपुण हो गए थे जर्मनी के लोग, अब वो दूसरे देशों में जाने लगे काम की तलाश में, और जहाँ भी वो जाते वहाँ पे नई प्रेस को शुरुआत करवाने में मदद करते। एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस इंक्रीज्ड बुक प्रोडक्शन बूम्ड। अब जैसे जैसे यूरोप में ये जो प्रिंटिंग प्रेस जो है वो फैलती गई, छपाई की जो ये तकनीक या मशीन जो है फैलती गई, वैसे वैसे जो बुक का प्रोडक्शन यानी कि बुक का जो किताबों का जो उत्पादन है वो भी बूम होने लगा, यानी कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगा। द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी सो 20 मिलियन कॉपीज ऑफ प्रिंटेड बुक्स फ्लडिंग द मार्केट्स इन यूरोप। और जो 15वीं शताब्दी की जो सेकेंड हाफ था, ठीक है, 15th सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ था उसमें 20 मिलियन कॉपीज़ जो है पूरे यूरोप में जो है पब्लिश हुई या प्रिंट हुई, ठीक है, और पूरे यूरोप में एक तरीके से बुक्स की अब बाढ़ सी आ गई, किताबों की बाढ़ सी आ गई, फ्लड आ गई। द नंबर्स वेंट अप इन द 16th सेंचुरी अप टू अबाउट 200 मिलियन कॉपीज़। और 16वीं सदी में या शताब्दी में पूरे यूरोप में 200 मिलियन कॉपीज़ जो है वो प्रिंट हुई, ठीक है। दिस शिफ्ट फ्रॉम हैंड राइटिंग टू मैकेनिकल राइटिंग रिजल्टेड इन द प्रिंट रेवोल्यूशन। अब ऐसे ही ये जो शिफ्ट था, ये जो बदलाव था, हाथों से लिखे जाने वाली किताबें और फिर इससे हाथों से लिखे जाने वाली किताबों से मैकेनिकल यानी कि मशीन से छपने वाली किताबें या मुद्रण होना मशीन से, यही जो है प्रिंट रेवोल्यूशन यानी कि मुद्रण क्रांति का कारण बना, यानी कि हाथ से और मशीन, और हुआ क्या, मुद्रण क्रांति या प्रिंट रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें जो भी फैक्ट्स हैं उसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।